Hello students, bete good morning. How are you? Fine. तो बेटे today we are going to start our unit number 6. 6th unit को start कर रहे हैं बेटे optics. According to NCERT, it is chapter number 9 या हम कह सकते हैं unit number 6 हमारी optics. ठीक है बेटे, फाइनल एग्जाम में 13 या 14 मार्क्स की ये यूनिट आती है। टोटल इसके अंदर 6 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थर्ड पार्ट में बेटे हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। In third part we are going to study about prism. फोर्थ पार्ट में हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ई पार्ट में हम पढ़ेंगे बेटे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और एफ पार्ट जो 6th पार्ट होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। तो बेटे अब की बार हमारा जो रिफ्लेक्शन का टॉपिक है वो सिलेबस में से हटा दिया गया है। तो बेटे 5 पार्ट हैं अप्रोक्सीमेट। एक पार्ट 3 मार्क्स का यहाँ पर बनेगा। आपका जो 5 मार्क्स क्वेश्चन है वो एक तो 5 मार्क क्वेश्चन जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट में से होता है, एक 5 मार्क क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ यूनिट में से होता है, और एक 5 मार्क क्वेश्चन यूनिट नंबर 6 में से होता है। मीन्स इनमें से एक क्वेश्चन आता है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, आसान यूनिट है। आपको समझ में आए तो बेटे न्यूमेरिकल्स जरूर करना, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन भी इसके ऊपर एग्जाम में बहुत आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? When light goes from one medium to another, its path changes. देखो बेटे, पहले तो रिफ्लेक्शन का मीनिंग समझो। रिफ्रैक्शन का मीनिंग होता है लाइट ट्रेवल करके आ रही है, वैक्यूम से एयर में ट्रेवल किया। वैक्यूम एक मीडियम, एयर एक मीडियम हो गया। फिर उसके बाद आपने पानी से भरा कोई टैंक है या पानी से भरी कोई बकेट है, लाइट एयर से वाटर के अंदर ट्रेवल कर जाती है। एयर एक मीडियम, ठीक है, वाटर अलग मीडियम, एक मीडियम दूसरा मीडियम। या फिर कोई ऑयल रखा हुआ है, उस ऑयल के अंदर से भी लाइट पार कर जाती है, ट्रेवल कर जाती है। या आपने एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, कोई भी ग्लास रखा हुआ है, लाइट आई एयर से ग्लास में एंटर कर गई, वो भी रिफ्रैक्शन होता है। कहने का मतलब क्या है कि लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, क्या होता है बेटे? पाथ चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है? पाथ चेंज हो जाता है। क्लियर? दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? नेक्स्ट है बेटे, इसके अंदर जो टर्म्स हम यूज करेंगे मैं उनको पहले एक्सप्लेन करता हूं।
एक रेयरर मीडियम होता है। हम यूज करेंगे रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम वो मीडियम होता है बेटे जहां पर लाइट की स्पीड मैक्सिमम ज्यादा, लाइट स्पीड इज मोर, दैट मीडियम इज नोन एज रेयरर मीडियम। और जिस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड कम हो, लाइट स्पीड इज लेस, जिस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड कम होगी उसको हम क्या कहेंगे, डेंसर मीडियम। बेटे उसको क्या कहेंगे हम, डेंसर मीडियम। क्लियर, रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम। अब जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है पाथ चेंज होता है। यहां पर मैंने बोला है कि लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी देयर इज चेंज इन द पाथ, पाथ चेंज होगा बेटे। बेटे ये पाथ चेंज क्यों होता है, पाथ चेंज क्यों होता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्यों होता है, रिफ्रैक्शन होता है बेटे बिकॉज when light goes from one medium to another, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी इट्स स्पीड चेंजेस, इसकी क्या चेंज हो जाती है बेटे, स्पीड चेंज हो जाती है। दैट्स वाई पाथ चेंज होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन किस कारण से होती है, रिफ्रैक्शन होता क्या है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी और उसका पाथ चेंज हो जाएगा। फिर रिफ्रैक्शन क्यों होती है, बिकॉज जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसकी स्पीड क्या हो जाती है बेटे, चेंज हो जाती है। क्लियर है, इसको नोट करो एक बार। नेक्स्ट है बेटे इसका डायग्राम कि लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में आई, किधर बेंड होगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, सपोज दिस इज मीडियम नंबर फर्स्ट, दिस इज मीडियम नंबर सेकंड, ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है और एक डेंसर मीडियम है। तो सबसे पहले हम ये जो लाइन है दिस इज नोन एज इंटरफेस, इसको हम क्या कहते हैं बेटे, इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है, लाइन विच इज सेपरेटिंग टू मीडियम्स, वो लाइन जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, दैट इज नोन एज इंटरफेस, ये इंटरफेस कहा जाएगा। तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ ए नॉर्मल ऑन इंटरफेस, दिस इज नॉर्मल, ये रेयरर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, दिस इज नॉर्मल। और बेटे आपको पता है नॉर्मल हमेशा कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। हम जब भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे बेटे ये ध्यान रखना, इस चैप्टर में जो हमारी रे ऑप्टिक्स है, मीन्स जो हमारे CDE पार्ट हैं, उनके अंदर हम जब भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये सोच समझ कर बनाना है। दूसरा है जो रे आती है बेटे, जैसे ये रे आ रही है, दिस रे इज नोन एज इंसिडेंट रे, इस रे को हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, एंगल जो भी लेंगे नॉर्मल और रे के बीच में एंगल रहेगा, ये नहीं कि इंटरफेस और रे के बीच में एंगल आप ले जाओगे, जो भी एंगल आप लोगे वो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में रहेगा, जो भी एंगल आप लोगे वो किस किस के बीच में रहेगा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में रहेगा। लेट दिस इज एंगल I
और आई इज नोन एज इंसिडेंट एंगल। आई को हम क्या कहने वाले हैं? इंसिडेंट एंगल। जब ये रे इधर से आई, ये रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम, ये एक्चुअल में अगर मीडियम नहीं होता तो ये ऐसे सीधी पार निकल जाती भाई, ये ऐसे स्ट्रेट जाती, बट यहां पर मीडियम चेंज हुआ है, दैट्स व्हाई इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। इधर बेंड हो गई है, एक्चुअल में इसको यहां जाना था, मीडियम चेंज हो गया तो ये इधर आ गई। मींस रेयरर से मीडियम की डेंसिटी ज्यादा थी, डेंसिटी ज्यादा थी इस कारण से। ठीक है, तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो? ये R किसको रिप्रेजेंट करेगा? R इज रिफ्रैक्टेड एंगल। दिस R is known as refracted angle. This ray is known as reflected ray. Refracted ray. ये जो रे है इसको हम रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। तो यहां पर आपको नोट जो करना है, व्हेन रे गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, और ये कंसेप्ट पूरे चैप्टर में यूज होगा। व्हेन रे गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब भी रे या लाइट कह दो, when light goes from one medium to another medium that is rarer to denser, जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। ये किधर बेंड हो जाएगी बेटे? टुवर्ड्स द नॉर्मल। रेयरर से डेंसर में जाएगी तब किधर बेंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये एंगल आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट ये स्टूडेंट्स, यहां पर सपोज लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आ रही है। कहां से कहां आ रही है? डेंसर से रेयरर में। ये क्या है? हमारा इंटरफेस है। ये क्या है? नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस एंगल इज इंसिडेंट एंगल। अगर मीडियम कंटिन्यूअस होता तो ये रे ऐसे जाती, यहां पर जाती, बट बेटे डेंसर से रेयरर में आ रही है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये नॉर्मल से दूर जाएगी, मीन्स ये इधर आएगी। ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा? एंगल R। यहां पर एंगल I ग्रेटर देन था एंगल R से, एंगल I इज ग्रेटर देन R। ये इंसिडेंट रे है। ये रे कौन सी हो जाएगी बेटे? रिफ्रैक्टेड रे। ये एंगल R जो है हमारा, एंगल I क्या हो जाएगा? इंसिडेंट एंगल। एंगल R क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टेड एंगल। यहां पर क्या लिखोगे? When light goes from denser to rarer medium, denser to rarer medium, जब भी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये किधर जाएगी बेटे? बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल से दूर जाएगी। ठीक है, एक्चुअल में इसको इधर जाना था, अब ये किधर गई? इससे भी उधर चली जाएगी। यहां पर एंगल R इज ग्रेटर देन एंगल I रहेगा। रिफ्लेक्टेड एंगल ज्यादा रहेगा एंगल I से। नेक्स्ट बेटे यहाँ पर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, क्या ऐसा हर बार होगा कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी और वो पाथ चेंज करेगी? बेटे हमेशा ऐसा होगा। इवन वैक्यूम और एयर, वैक्यूम एक अलग मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम अब डिस्कस करेंगे। वैक्यूम एक अलग है, एयर एक अलग मीडियम है, ठीक है, जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। इनमें लाइट की स्पीड अलग अलग होती है क्योंकि एयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, सैंड पार्टिकल्स होते हैं,
ठीक है, और गैसेस भी होती हैं, गैस मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, तो वो लाइट को रुकावट करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं आने में। तो सीधी सी बात है भाई, वहां पर स्पीड कम हो जाती है। हमेशा ऐसा होगा, लाइट जब रेयरर से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी, या तो रेयरर से डेंसर में आएगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयरर मींस मीडियम चेंज होगा तो वो बेंड होगी। बट देयर इज वन कंडीशन, एक कंडीशन है बेटे, जहां पर लाइट जो है वो अपने पाथ को चेंज नहीं करेगी, उसका मीडियम चेंज होगा और वो अपने पाथ को चेंज नहीं करेगी। थोड़ा सोचो, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, ऐसा होता है बेटे, कहां पर ऐसा होता है, जब लाइट नॉर्मल के ऊपर आती है, ये नोट कर लिया। ठीक है, ऐसा कब होता है, वो अपने पाथ को चेंज नहीं करेगी, जब लाइट कहां पर आए, नॉर्मल के ऊपर आए। ये हमारा नॉर्मल, दिस इज इंटरफेस, ये नॉर्मल, ये इंटरफेस। सपोज हमारी लाइट नॉर्मल के ऊपर आ रही है, इंसिडेंट रे कहां है, नॉर्मल के ऊपर, इंसिडेंट रे कहां है भाई, नॉर्मल के ऊपर। तो जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, दिस इज आवर रिफ्रैक्टेड रे, अब ये बेंड नहीं होगी। तो कंडीशन क्या है कि जब कोई भी रे अगर नॉर्मल के ऊपर आएगी और मीडियम चेंज हो रहा है, तो उसका पाथ डेविएट नहीं होगा, वो अपने पाथ से नहीं मुड़ेगी, वो सीधे रास्ते पर जाएगी। तो ये कंडीशंस बताई हैं तीनों। यहाँ पर एंगल आई 0 होगा, क्योंकि एंगल किसके साथ लिया जाएगा, नॉर्मल के साथ, एंड एंगल आर वो भी कितना रहेगा, 0 रहेगा। पक्का है, आप इसको नोट करो बेटे। हाँ बेटे, कर लिया नोट, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सिंपल रूल है, क्लास 10th में ध्यान है या नहीं है ये मेरे को नहीं पता बेटे, आपको याद है या नहीं है, बट सिंपल है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के लॉज की हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स। बेटे यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट लॉ रहेगा, वो फर्स्ट लॉ ये है, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी बेटे, उसकी फ्रीक्वेंसी और फेज चेंज नहीं होगा। When light goes from one medium to another, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, इट्स फ्रीक्वेंसी एंड फेज डू नॉट चेंज। फेज का मीनिंग है बेटे एंगल, ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे फेज, इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसका फेज चेंज नहीं होगा। तो क्या चेंज होगा, बट स्पीड ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस, स्पीड ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस। क्लियर है, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी बेटे, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, वो चेंज नहीं होगी, ना फेज चेंज होगा, बट क्या चेंज होगा, स्पीड चेंज हो जाएगी, और स्पीड के साथ साथ वेवलेंथ भी वहां पर चेंज होगी। सेकंड है बेटे हमारे पास, जो हमारी इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, एंड रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे और लाई इन सेम प्लेन।
और लाई इन द सेम प्लेन का मीनिंग क्या है बेटे? सपोज ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा इंसिडेंट रे है, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। ये तीनों एक प्लेन के अंदर होंगी, ऐसे एक प्लेन में होंगी। ये नहीं है कि ये ऊपर ये नीचे, इस तरह से नहीं होंगे। ये इंसिडेंट, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड, ये तीनों एक प्लेन में होंगी, एक लेवल पे होंगी। ठीक है। नेक्स्ट है बेटे इसके अंदर प्रोडक्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, प्रोडक्ट ऑफ refractive index and sine of angle between them, या फिर sine of angle of incident, sine of angle of incidence is constant। इसको ध्यान से समझना भाई, पूरे चैप्टर इसके ऊपर बेस्ड रहेगा। इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। देखना बेटे, ध्यान से समझना, अच्छे से समझना इसको भाई। ये क्या कह रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ बुक्स में एन से ईटा से रिप्रेजेंट कर रखा है, इस तरह से रिप्रेजेंट कर रखा है, हम ऐसे रिप्रेजेंट। कुछ बुक्स में म्यू से रिप्रेजेंट कर रखा है। म्यू इंटू साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑलवेज कांस्टेंट। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये है बेटे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, ये हमेशा म्यू साइन आर। जब हम इंसिडेंट एंगल को चेंज करते हैं, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट की हम बात करते हैं। यहां पर ये नॉर्मल, ये आई, ये आर है। तो यहां पर लेट फर्स्ट मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू1 है। अभी डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को। सेकंड मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू2 है। जैसे ही हम एंगल आई को चेंज करते हैं, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एंगल आई को चेंज करते हैं, एंगल आर ऑटोमेटिक चेंज होगा। ये आपको भी पता है, लाइट जा रही है वो चेंज होगा। बट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन आई, जो नई वैल्यू आई, ये आर उसको अपने आप एडजस्ट होकर इसके इक्वल आएगा। तो ये हम कह सकते हैं म्यू साइन आई क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू2 बाय म्यू1, म्यू2 बाय म्यू1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन आई बाय साइन आर किसके इक्वल होगा? म्यू2 बाय म्यू1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू2 बाय म्यू1। और इसको हम क्या लिखेंगे ये भी देखना है आपको। म्यू21 हम इसको ऐसे लिखते हैं, इसका मीनिंग क्या है? म्यू2 बाय म्यू1। एक मिनट बेटे, दिखाई दे रहा है? ठीक है। म्यू21 ये कुछ बुक्स के अंदर ऐसे दे रखा है म्यू21, कुछ बुक्स के अंदर म्यू21 ऐसे दे रखा है। इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप इसको कैसे समझते हो, कैसे लिखते हो, दोनों ठीक है। म्यू21 का मीनिंग क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्नेल्स लॉ हम इसको बोलते हैं और बार बार हम इसका यूज करेंगे बेटे। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। मींस एंगल और जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आई μ2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेकंड मीडियम के, और आर फर्स्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। क्लियर? ठीक है, इसको नोट करो बेटे, तीनों लॉज को नोट करो। अब हम डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। हाँ जी बेटे, अब हम डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ये इस तरह से, या म्यू कह देते हैं, न्यू कह देते हैं, ठीक है, म्यू भी कह देते हैं, न्यू भी कह देते हैं। ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये स्पीड का कंपैरिजन है, किसी भी मीडियम के अंदर स्पीड कितनी होगी, किसी भी मीडियम के अंदर स्पीड कितनी होगी विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। हम ये मानकर चलेंगे अब कंप्लीट चैप्टर में कि एयर के अंदर लाइट की स्पीड जो है वैक्यूम के इक्वल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के इक्वल होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के इक्वल होती है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर कंपैरिजन होगा स्पीड का, लाइट की स्पीड का। तो हम यहां पर लिखते हैं इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर divided by speed of light in medium। एयर में हम C मान लेते हैं which is equal to, C की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट हमने मान ली V, where V is the velocity या स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहां पर हम करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट को एक बार कंपेयर करें, तो इसका मीनिंग होता है μ2 बाई μ1। μ2 किसके इक्वल हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। μ1 किसके इक्वल होता है, देखो μ2 किसके इक्वल होगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं, μ2 किसके इक्वल होगा, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। μ1 किसके इक्वल होगा, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय v1 where v2 is velocity of light in second medium, v1 is speed of light in first medium। तो c by v2 multiplied by v1 by v2 c by a by b by c by d। c से c को कैंसिल करते हैं, v1 by v2। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला बेटा आपका, क्या कंक्लूजन निकला, स्पीड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ठीक है, हम इसको वेवलेंथ की फॉर्म में अगर चेंज करना चाहें, ठीक है, स्पीड क्या होती है,
स्पीड होती है बेटे हमारी वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। ये टॉपिक, ये छोटे छोटे फार्मूले हैं, इनको लिखते रहो साथ साथ। ये फार्मूले जो है आपके अब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। तो स्पीड कितनी हो, किसके इक्वल होती है, वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, एक तो स्पीड का हमने फार्मूला बनाया, दूसरा फार्मूला हम यहां पर किसका बनाते हैं बेटे, स्पीड या C बाई V लिखते हैं। स्पीड किसके इक्वल है, वेवलेंथ, वेवलेंथ इन एयर, वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है, म्यू। ओके, ये है वेवलेंथ ऑफ एयर, दिस इज वेवलेंथ ऑफ मीडियम मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एयर में जितनी फ्रीक्वेंसी होती है उतनी ही फ्रीक्वेंसी किस में होती है, मीडियम में। हमने अभी स्नेल्स लॉ, सॉरी रिफ्रैक्शन के रूल पढ़े थे, अकॉर्डिंग टू दैट, उनके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है, वेवलेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है, वेवलेंथ, और इन एयर बाय वेवलेंथ इन मीडियम। तो यहां पर भी अगर हम इसको डिस्कस करें, यहां पर भी डिस्कस करें, तो वेवलेंथ इन सेकंड मीडियम बाय फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू वेवलेंथ इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन सेकंड मीडियम। एयर हमारा यहाँ फर्स्ट मीडियम दे रखा है हमने, और सॉरी वेवलेंथ इज, ठीक है बिल्कुल, वेवलेंथ इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन द सेकंड मीडियम। क्लियर हो गया, ठीक है। एक मिनट बेटे इसको नोट करो, फिर और इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। कर लिया नोट। तो बेटे एक मीडियम को हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहेंगे अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। A medium is said to be denser medium if its refractive index value is more, ठीक है। और रेयर मीडियम कौन सा हो जाएगा, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी। जैसे दो हमें वैल्यू दे दी, μ1 इज 3.2, 3/2, μ2 इज 3/4 या 3/5, ठीक है। तो जिसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा है दैट इज डेंसर मीडियम, और जिसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम है वो रेयर मीडियम। और बेटे सबसे रेयर मीडियम कौन होता है, वैक्यूम होता है। एक पॉइंट आप यहाँ पर ये भी नोट कर सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 1 कभी नहीं होगी, जो कि मैंने लिख दी यहाँ पर, ये यहाँ पर 4/3 लिख देते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 हो सकती है। 1 कब होगी, एयर के लिए, जब एयर का कंपैरिजन एयर के साथ करेंगे तब 1 होगी, अदरवाइज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कभी भी लेस देन 1 नहीं होगी। तो इन दोनों में से आप देखोगे ये होता है 1.5 और ये होता है 1.3। तो ये क्या कहा जाएगा, दिस इज डेंसर मीडियम, दिस इज रेयर मीडियम। तो जिस मीडियम के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होगी, द मीडियम इन विच द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर, दैट इज कॉल्ड डेंसर मीडियम। हम उसको क्या कहेंगे, डेंसर मीडियम। एक और चीज बेटे यहाँ पर आप देखो, मास डेंसिटी से कंपेयर मत करना ऑप्टिकल डेंसिटी को। ये जो डेंसर मीडियम है इसमें मास डेंसिटी से कंपैरिजन मत करना। मास डेंसिटी अलग होता है, वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ऑप्टिकल डेंसिटी अलग टॉपिक होता है, ठीक है। क्लियर हो गया ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, कर लिया था नोट।
फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है? फर्स्ट तो इसके अंदर जो रहेगा बेटे वो कौन सा रहेगा? टेम्परेचर। क्लियर? दूसरा इसके ऊपर डिपेंड रहेगा नेचर ऑफ द मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम। थर्ड, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। और भाई इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा नेचर ऑफ सराउंडिंग ऑफ द मीडियम। फोर्थ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये नेचर ऑफ सराउंडिंग ऑफ मीडियम। ये इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करने वाला है। ठीक है, एक मिनट भाई, आप इसको नोट करो तब तक। अच्छा, नेक्स्ट, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिजिकल सिग्निफिकेंस का मीनिंग क्या है? फिजिकल सिग्निफिकेंस का मीनिंग है बेटे, फिजिकल सिग्निफिकेंस का मीनिंग ये है कि प्रैक्टिकली क्या यूज होता है। ठीक है, हम उसको कैसे यूज करते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट the bending of light। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? बेंडिंग ऑफ लाइट, कि जो हमारी लाइट है वो किधर बेंड हुई है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुई है। ठीक है। सेकंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम रिलेटेड टू स्पीड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिलेटेड टू स्पीड। किससे रिलेट करता है? ये स्पीड से रिलेट करता है। ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ, चलो वो तो डेफिनेशन हो जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी रिलेशनशिप बनाता है बेटे? स्पीड की रिलेशनशिप बनाता है। किसके साथ? वैक्यूम के साथ। तो दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है बेटे? आ गया समझ में? चलो बेटे, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, इनको रिवाइज करना बहुत अच्छे से। जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी, नेक्स्ट क्लास में हम स्नेल्स लॉ का यूज करके कुछ टॉपिक करेंगे और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे हैं वो होंगे इसके अंदर। और डियर स्टूडेंट्स, आप ये ध्यान रखना, ये यूनिट बेटे 13 to 14 मार्क्स की होती है। छोटी ही यूनिट है, इजी यूनिट है बिल्कुल। आपके सिलेबस में से आधी यूनिट ये अप्रोक्सीमेट हटा दी है। ठीक है, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हटा दिया है। रिफ्रैक्शन है, प्रिज्म का छोटा सा चैप्टर है, एक दिन में प्रिज्म या 2 दिन में प्रिज्म का पार्ट हो जाएगा भाई। 1-2 दिन में आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे, एक दिन डिफ्रैक्शन, एक दिन इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ऐसे हाइजीन प्रिंसिपल छोटे छोटे टॉपिक हैं, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, मजा आएगा आपको पढ़ने में। अगर आप सीरियसली फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो आप कभी ऑप्टिक्स को पढ़ना। बहुत वंडरफुल फिनोमिना है जो अब आपको समझ में आएंगे। हम यहाँ पर ऐसी चीजें पढ़ेंगे कि हमने 2 बल्ब जला रखे हैं फिर भी हमें लाइट नहीं मिलेगी। इसी चैप्टर के अंदर ये फिनोमिना है। तो प्रैक्टिकली समझना है। ठीक है, रटने की कोई जरूरत नहीं है बेटे। एटलीस्ट 6th, 7th, 8th, 9th यूनिट को आप साथ की साथ करो। 40 मार्क्स की यूनिट है, सॉरी 34 नंबर की यूनिट, 35 मार्क्स, आधे नंबर की यूनिट है ये। 6th, 7th, 8th, 9th टोटल देखो आपको 5, 2, 7, 8, 9 पार्ट पढ़ने हैं। ठीक है, टोटल आपको 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर पढ़ने हैं 35 मार्क्स के। 5 या 6 चैप्टर पढ़ने हैं। अब आपने 8 चैप्टर पढ़े 35 के, अब आप 6 चैप्टर पढ़ोगे 35 के, और वो चैप्टर भी छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे चैप्टर हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल कम, डेरिवेशन ज्यादा,
कंसेप्चुअल क्वेश्चन, सॉरी न्यूमेरिकल्स तो हैं, 2 चैप्टर में हमारे न्यूमेरिकल भी नहीं होंगे, मीन्स 3-4 चैप्टर में न्यूमेरिकल नहीं, 3-4 चैप्टर के न्यूमेरिकल करने हैं, और डेरिवेशन भी है, थ्योरी भी है, ठीक है। थ्योरी इतनी नहीं है, सिर्फ डेरिवेशन है। तो 2-3 बार आप जब लिख कर देखोगे, डेरिवेशन करने का मेथड ये है कि आप लिख कर देखो बेटे, आप लिख कर देखो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अपना होमवर्क रेगुलर करना, एटलीस्ट अब भी जाग जाओ बेटे, आपके स्कूल खुल रहे हैं, खुलने वाले हैं। 21 तारीख से आपको स्कूल में बुलाया जा रहा है। अगर आपके पेरेंट्स परमिशन देते हैं तो आप स्कूल में आओ, आप पढ़ो, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करके पढ़ो बेटे। वी विल बी देयर, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, फुल हेल्प होगी। जो टॉपिक नहीं आएगा वो हम आपको करवाएंगे, ठीक है। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करो, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, टीचर्स, स्कूल सब कुछ आपके साथ है, 12th क्लास आपकी है, आपका फ्यूचर आपके सामने है, आप उसको किधर लेकर जा रहे हो ये आपको देखना है, ठीक है। थैंक यू बेटे, रिवाइज जरूर करना। हैव ए नाइस डे।